हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हेरिडिटी कंप्लीट चैप्टर इन जस्ट वन शॉट एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर विद इन 20 और 25 मिनट। गाइस अगर फिर भी ये वीडियो आगे खींच रही है तो डोंट माइंड इट गाइस, बिकॉज हमारा जो फोकस है वो यही है कि आई विल ट्राई टू पुट एवरीथिंग डायरेक्टली इनटू योर ब्रेन। हाँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस वीडियो को आराम से देखना और इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर जो स्माइल होगी ना, डेफिनेटली यू गोना किल इट गाइस। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखिए प्यार से। चैप्टर 9 फ्रॉम क्लास 10 साइंस, काफी मजा आने वाला है। अप टू द पॉइंट हम बात करेंगे, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। तो सबसे पहले नंबर आता है भाई हेरिडिटी का। हेरिडिटी आखिर में होता क्या है? तो हेरिडिटी का मतलब है पैसेज ऑफ ट्रेड्स। आपको बता दूं कि भाई इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है ये हट चुका है, तो हम इवोल्यूशन में 2021 वाले सेशन के लिए हटा दिया है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी को पढ़ेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। हेरिडिटी क्या होता है भाई? हेरिडिटी का मतलब है पैसेज ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, या फिर कहें वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ ट्रेड्स, दैट मींस कुछ कैरेक्टर्स या फिर कुछ क्वालिटीज जो है ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स के पास पहुंची। आपके पेरेंट्स से जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनके पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग, दैट मींस आपके पास पहुंचे। इसके बाद आपके जो कैरेक्टर्स होंगे आपके ऑफस्प्रिंग के पास पहुंचेंगे। बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, भी टाइम है। हाँ, तो आपके ऑफस्प्रिंग के पास आपके कैरेक्टर पहुंचेंगे और फिर उनसे उनके ऑफस्प्रिंग, और फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो ट्रेड्स का, कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर होना है जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। दैट मींस पैसेज ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब देखिए हेरिडिटी की इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस वर्ड पता है कहां से आया? इनहेरिटेंस वर्ड आया इनहेरिटर से। कहां से? इनहेरिटर। जैसे मान जानते हो ना, एक राजा है भाई, किंग है, ठीक है ना। अब उसका जो थ्रोन होगा वो उसके बच्चे के पास पहुंचेगा, ठीक है ना। फिर उसके बच्चे के पास पहुंचेगा। तो भाई इसका मतलब क्या है? वो उत्तराधिकारी है ना। उत्तराधिकारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटर। तो यहीं से जो वर्ड पड़ गया इनहेरिटेंस, ठीक है ना। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि भाई हु ट्रांसफर ट्रेड्स को ट्रांसफर, दैट मींस कैरेक्टर्स को, क्वालिटीज को ट्रांसफर कौन करता है? तो याद रखना कि ट्रेड्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन। आगे बात करते हैं, परेशान मत होना। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ट्रेड्स। जो क्वालिटीज, आपकी आवाज और आपके पापा की आवाज जो सेम नजर आ रही है ना, सेम लग रही है, वो किसके कारण है? वो आपके और आपके पापा के, दैट मींस आपके पापा के जीन्स आपके अंदर है, मम्मी के जीन्स आपके अंदर है। तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ट्रेड्स और इनहेरिटेंस, ठीक है। जीन्स एक्चुअल में होता क्या है? तो जीन्स हेरिडिटी की फंक्शनल यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है। क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती हैं, क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, सारी चीज समझ आएगी आपको। एक्चुअली इट इज अ पीस ऑफ डीएनए। हमारे डीएनए का एक पीस है, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको बताएं एक्चुअल में क्या होता है। देखिए सेल के अंदर, सेल दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के अंदर जब हमने जूम इन किया तो हमें मिला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमने जूम इन किया तो हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या मिला? हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये पेयर्स में पाए जाते हैं। हाँ, प्यार में नहीं, ये पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना कि भाई क्रोमोसोम, अब ये जो क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम को और थोड़ा सा जूम इन करो, क्रोमोसोम को और थोड़ा सा जूम इन करो, आपको पता पड़ेगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन की बल्कि बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम डीएनए कहते हैं। और ये जो डीएनए का छोटा सा, दैट मींस बहुत ज्यादा छोटा एलिमेंट्री पार्ट इज कॉल्ड जीन। आपको फिर से लेके चलते हैं, लेके चलूं तुझको सेल के अंदर। सेल के अंदर मिलेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना है प्रोटीन से। उस प्रोटीन को हम कहते हैं, उस प्रोटीन को हम, स्पेशल प्रोटीन को हम कहते हैं डीएनए। और उस डीएनए का एक एलिमेंट्री पार्ट, दैट मींस बहुत छोटा छोटा सा पार्ट जो होता है, उसको हम जीन कहते हैं। अब ये कहानी यही नहीं रुकती भाई। जीन का मतलब क्या है? क्या ट्रांसफर करते हैं? कैरेक्टर, क्वालिटीज, ट्रेड्स। हाँ, तो ये गुण ट्रांसफर करते हैं। क्या ट्रांसफर करते हैं? गुण। तो आप ये देखिए कोई भी कैरेक्टर या गुण बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हाइट एक अलग कैरेक्टर है, जैसे कि वॉइस का जो टेक्सचर है हमारा अलग कैरेक्टर है, जैसे कि जो हेयर्स हैं ये अलग कैरेक्टर है, इसके बाद स्किन कलर है ये अलग कैरेक्टर है, समझ रहे हो ना। तो जीन्स जो होते हैं हमारे जो है डीएनए में कई सारे जो होते हैं, हाइट के लिए अलग जीन्स होंगे, वॉइस का टेक्सचर के अलग जीन्स है, हेयर के लिए दैट मींस अलग अलग कलर के हेयर होंगे, तो ये इसके लिए अलग जीन्स
जीन्स हैं, समझ रहे हो ना। तो जीन्स जो होते हैं, आगे देखो, यहीं से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहीं से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो जीन्स हैं, जीन्स भी दो फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म, इस अल्टरनेटिव फॉर्म को, जीन्स के टाइप्स को, जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम कहते हैं एलील। क्या कहते हैं? एलील। बात समझ रहे हो? जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलील। एलील का मतलब क्या है? ये जो जीन का, जैसे मान लीजिए कि भाई जीन, आपके अंदर दो टाइप के जीन हो सकते हैं। एक आपकी हाइट टॉल वाले हो सकते हैं, और एक वो जीन होंगे जो आपकी हाइट को शॉर्ट रखना चाहेंगे। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, समझ रहे हो? ऐसा पॉसिबल है। अब अगर आप जो है ना, आपके अंदर दो ट्रेड्स, दो जो है जीन हो सकते हैं, टॉल वाले और शॉर्ट वाले, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये हाइट वाले जीन है ना, तो ये हाइट के अलील से, क्या है? हाइट के अलील। ये अलील जो है डिसाइड करेंगे, ये एक्चुअल में क्या है? फॉर्म ऑफ जीन। ये अलील डिसाइड करेंगे कि आप टॉल बनोगे या शॉर्ट। अब देखिए, दोनों में से जो ज्यादा ताकतवर होगा, दोनों जीन में से जो ज्यादा ताकतवर होगा, जैसे मान लीजिए आपकी हाइट टॉल हो गई, तो उसका मतलब आपके अंदर जो टॉल वाले जो अलील हैं वो डोमिनेंट है। कैसे हैं? डोमिनेंट, मतलब ज्यादा जो है ना अपना वर्चस्व पैदा रखने वाले, ठीक है, अपने अपनी मनवाने वाले, डोमिनेंट। और शॉर्ट वाले जो जीन है ये रिसेसिव रह गए। आगे बात करेंगे, मतलब छुपे हुए रह गए। तो आपके अंदर दोनों टाइप के जीन हो सकते हैं, या फिर कहें एलील हो सकते हैं, टॉल वाले और शॉर्ट वाले, ठीक है, टॉल वाले और शॉर्ट वाले। हाँ, इसके बाद क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी की हाइट जो शॉर्ट रह गई, तो फिर क्या बोलोगे कि टॉल वाले जीन कैसे थे? रिसेसिव थे। कैसे थे? रिसेसिव, जो छुप के रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट वाला है, ये डोमिनेंट जीन है। कैसा है? डोमिनेंट जीन कहिए, डोमिनेंट एलील कहिए। समझ में आ रही है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम जानेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ ट्रेट। तो जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? कैरेक्टर्स, दैट मींस ट्रेट्स, दो टाइप के होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट। समझ रहे हो ना, कि हाइट हो गया, या फिर जो भी हमारे पास गुण है, जो भी हमारे पास है, वो दो टाइप्स हो सकता है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट। जैसे मान लीजिए भाई, ये जो छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ छोटा है, ठीक है, और ये देख रहे हो आप, इसके जो सिक्स पैक आप देख रहे हो, इस बच्चे ने जो सिक्स पैक एब है, ये खुद से बना है। ये इसको पुश्तैनी जायदाद नहीं है इसकी, इसने खुद से बनाया। जब ये पैदा हुआ था ना, तो उसके पास कोई सिक्स पैक एब नहीं थे, ओनली 12 टायर, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो ये सिक्स पैक एब इसने खुद से बनाए हैं। तो ये जो खुद से जो चीज हमने बनाई है, जो भी हमने खुद से कमाया है, हाँ, ये जो है इनको हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, खुद से कमाए गए ट्रेट्स व्हिच आर डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है ना, खुद से। इनको हम ट्रांसफर नहीं करते। जैसे मान लीजिए भाई, इस छोटू का बच्चा होगा, है ना, इस छोटू का बच्चा होगा, छोटू नहीं है वो, ठीक, इस छोटू का बच्चा होगा, तो भाई वो थोड़ा ना सिक्स पैक एब वाला होगा, ठीक, नहीं होगा ना। तो क्या होगा? दीज ट्रेट्स कैन नॉट बी पास्ड टू इट्स प्रोजेनी। ये जो ट्रेट्स हैं पास नहीं हो सकते एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन, ठीक है। नाउ इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है भाई? उत्तराधिकारी, समझ रहे हो, जिनको हम एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन ट्रांसफर कर पाए। जैसे कि मान लीजिए ये जो बहन जी है, अब अगर इनकी बच्ची होगी या बच्चा होगा, ठीक, तो अब इसके हेयर्स अगर करली हो जाते हैं, तो आप ये बताइए कि उस बच्चे की मेहनत है क्या उसमें? नहीं है ना। तो ये क्या उसको मिला है भाई? ये पुश्तैनी जायदाद है उसकी, ठीक है ना, हमारे पेरेंट्स उसको मिला है। क्लियर है तेरी बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने बताया आपको एलील्स आपके दो टाइप के होते हैं। अच्छा, ट्रेट्स कौन डिसाइड करता है? अभी भी बताया फर्स्ट स्लाइड पर, ट्रेट्स कौन डिसाइड करता है? ट्रेट्स डिसाइड करते हैं एलील। एलील मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जैसे हाइट के जीन की अगर हम बात करें, तो दो टाइप हो सकते हैं, टॉल या शॉर्ट। बोला सर एवरेज हाइट वालों को टॉल ही मानेंगे, ठीक है ना। नाउ तो अलील हमारे दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील वो होते हैं जो खुद को हर एक कंडीशन में एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एवरी कंडीशन और पेयर, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, समझाता हूं। रिसेसिव जीन क्या है? एक्सप्रेस इटसेल्फ only in the absence of dominant gene, ठीक है। आप ये मान के चलो कि भाई ये जो है ना डोमिनेंट जीन का मतलब है ज्यादा ताकतवर, गॉडफादर, समझ रहे हो ना, एकदम स्ट्रॉन्ग बंदा है ये डोमिनेंट, ठीक है। और रिसेसिव क्या है? ये रिसेसिव कमजोर है, ठीक है ना। ये कमजोर अपने आप को केवल जब ही एक्सप्रेस करेगा जब डोमिनेंट वाला क्लास में नहीं होगा, ठीक है। और डोमिनेंट वाला खुद को कभी भी एक्सप्रेस कर सकता है इन एवरी कंडीशन। जैसे मान लीजिए ये बच्ची आपको देख रही है, ये बच्ची आपको कह रही है भैया ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। ये बच्ची आपको करिए भैया दीदी ऑल द बेस्ट, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। नाउ अब समझो एक्चुअल में क्या है,
आप समझ गए ना डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लीजिए कि अब ये बच्ची हुई, ठीक, मेल एंड फीमेल, दैट मीन्स के अच्छा ऐसे कर लेते हैं, मम्मी और पापा, ठीक है ना, दोनों के जीन होंगे मम्मी और पापा के, ठीक, मान के चलिए। अब मम्मी के पास जो जीन होंगे वो मान लीजिए भाई ये करली हेयर वाले, ठीक है, पहला जो अलील है वो करली वाला है, और दूसरा जो अलील है वो मान लो वो भी करली वाला है, ठीक। पापा के पास जो जीन है मान लीजिए कैसा, पापा के पास जीन है वो करली वाले भी हैं और शॉर्ट वाला भी है। शॉर्ट को मैंने जो है ना स्मॉल एस से लिख दिया कैपिटल एस से। अब जो कैपिटल अल्फाबेट में जो लिखा होता है हम उसको डोमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमिनेंट अलील, या फिर कहें डोमिनेंट जीन। और जो स्मॉल अल्फाबेट में लिखा होता है हम उसको रिसेसिव अलील कहते हैं। तो अब देखिए यहां पर डोमिनेंट कौन है? कैपिटल सी, मतलब करली वाला, ये कैपिटल सी दैट मींस करली वाले पापा के पास जो है डोमिनेंट है, और शॉर्ट वाले जो है आपके डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव हैं। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर इसके मम्मी पापा के पास इस तरह के जीन्स है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो, तो एक तो करली का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, करली हेयर्स का, ठीक है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन करली एंड शॉर्ट का बन जाएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन जो होगा वो करली सेकंड वाले का सेकंड से करोगे ना, और चौथा कॉम्बिनेशन होगा वो करली एंड शॉर्ट का होगा। अब आप ये बताइए कि डोमिनेंट कौन है? तो डोमिनेंट है कैपिटल वाला सी। तो इसका मतलब है कि अगर इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, देखो इसके पास शॉर्ट मतलब स्ट्रेट हेयर वाले जीन तो होंगे, लेकिन ये डोमिनेंट नहीं है ना, स्ट्रेट वाला डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। और रिसेसिव केवल डोमिनेंट की एब्सेंस में दिखता है। तो यदि रिसेसिव के पास ओनली स्मॉल एस होता तो फिर ये स्ट्रेट हेयर दिखाई देते। अदरवाइज जो है ना कैपिटल सी दैट मींस करली हेयर्स अगर हैं तो केवल करली हेयर, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही जो है प्रॉपर्टी एक्सप्रेस होगी। तो यहां पर डोमिनेंट कौन है? करली हेयर। तो उस बच्ची के जो हेयर होंगे वो करली होंगे। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए इस बच्ची की आप आईज देख रहे हो, ये भी ऑल द बेस्ट करिए आपसे। इस बच्ची की आईज देख रहे हो, ये ब्लैक हैं। कैसी हैं? ब्लैक हैं। अब देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि भाई ये मम्मी है और ये पापा है, ठीक। अब मम्मी के पास जो जीन्स है ना वो इस तरह के हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लैक को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल बी से, स्मॉल को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल बी से, ठीक है नाउ। और ये हो गया स्मॉल बी और ये हो गया स्मॉल बी। दैट मींस के पापा के पास जो ओनली जो एलील्स या फिर कहें जीन्स हैं वो ब्लू वाले हैं। कैसे वाले हैं? ब्लू वाले, ठीक। अब देखो, और मम्मी के पास कैसे हैं? ब्लैक वाले, ठीक नाउ। अब देखो, तो यहां पर क्या होगा? ब्लैक का कॉम्बिनेशन बी इंटू बी, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस बी के साथ पेयर बनेगा तो बी इंटू बी, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी है बी इंटू बी इसके साथ, और चौथी पॉसिबिलिटी है बी इंटू बी। समझ रहे हो? तो यहां पर देखो दो केसेस। यहां पर डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट है ब्लैक वाला, क्योंकि कैपिटल लिखा है। तो ये वाले केस में अगर ऑफस्प्रिंग पैदा होगा तो फिर उसको जो है ना ब्लैक कलर आइज का होगा। लेकिन देखो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो होगा ब्लैक, कैपिटल बी क्या है? ब्लैक, और ये ब्लू। इसका मतलब है कि बेबी के पास जो है ना दोनों ही ऑफस्प्रिंग के पास दोनों ही कैरेक्टर होंगे, लेकिन दोनों कैरेक्टर में से खुद को शो कौन कर पाएगा? खुद को रिप्रेजेंट कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा ब्लैक, जिसको हमने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना नाउ। तो अगर मान लो ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर जो बेबी के पास है तो फिर उसके पास ब्लू कलर की आईज उसकी हो सकती है। तो अगर इसके पास ब्लैक आईज है तो उसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? या तो अपना ब्लैक कॉम्बिनेशन बनता तो ये हो जाता, या फिर आपका ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? और अगर मान लो ऐसी आंखें, जैसे मान लो हमने इसको ब्लू नाम दे दिया, तो ये कब मिलेगा? तो ये जब मिलेगा जब हम ये स्मॉल बी का जो जीन्स आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, बिकॉज ये रिसेसिव जीन है। और रिसेसिव जीन खुद को कभी रिप्रेजेंट करेगा? जब डोमिनेंट की प्रेजेंस ना हो। समझ आया ना? आई होप भी क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखो कैसे डिसाइड होगा कि भाई बच्चा मम्मी पे गया है या पापा पर, ठीक। तो देखो इसका जो कंप्लीट जो रूल है ना, ये दिया किसने? रूल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या रूल ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? मेंडल ने। समझ रहे हो ना? किसने दिया? मेंडल ने। अब देखो मेंडल ने क्या कहा कि मेंडल
ने पी प्लांट को स्टडी किया, ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया, एनालिसिस किया, उसके बाद जो है ना रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस मिलते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि पी प्लांट को ही क्यों लिया गया, ह्यूमंस के ऊपर क्यों नहीं किया, तो पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो काफी शॉर्ट होती है, सो दैट हम ज्यादा जनरेशन को स्टडी कर पाते हैं। ह्यूमंस की जो लाइफ साइकिल है काफी बड़ी है, तो ज्यादा जनरेशन स्टडी नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। अब पी प्लांट में क्या है कि भाई मोर नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज मिल सकती है एक सिंगल सीड से, हाँ मतलब ऑफस्प्रिंग। इसके बाद ये जो पी होती है ये बहुत सारे कैरेक्टर शो करती है, 7 कैरेक्टर शो करती है, इसको कल्चर करना इजी है। 7 कैरेक्टर जैसे कि भाई हम पी प्लांट को या फिर पी को उनके सीड के शेप के बेसिस पर स्टडी कर सकते हैं, कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, ठीक है, पॉड कलर, दैट मींस स्टेम की हाइट, फ्लावर की पोजीशन के बेस, दैट मींस आप ये मान के चलिए कि 7 पोजीशंस पर या फिर कहें 7 कैरेक्टर्स जो होते हैं इसके, ये 7 कैरेक्टर शो करती है और सातों कैरेक्टर को हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसलिए तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि उन्होंने सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों डिसाइड किया। एक तो छोटा सीजन है इसका, 3 से 4 महीने का, एक सिंगल सीड से ज्यादा प्रोजेनीज मिल जाती हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर जो कि बड़ी बात है इसको शो करता है, और इसको इजी टू कल्चर, दैट मींस कल्चर करना इसको आसान है, ठीक ना। आगे बात करेंगे कि मेंडल ने जो है, आप समझिए कि मेंडल ने अपने लॉज दिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, तो देखिए हम कराते हैं इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कराते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है मेंडल ने सबसे पहले पी प्लांट के ऊपर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यह है कि हम सिर्फ एक ही ट्रेड को स्टडी कर रहे हैं। किसको स्टडी कर रहे हैं, ओनली एक ट्रेड। जैसे कि हम सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ हाइट को स्टडी करेंगे। हाँ, अब आगे आएगा हमारे पास डाइहाइब्रिड। क्या आएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि हम जो है ना 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे कि उसका शेप हो गया राउंड और उसका जो है ना कलर हो गया। तो जब हम सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी करें तो हम उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जब हम 2 ट्रेड को स्टडी करेंगे एक साथ तो हम उसको बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। समझ रहे हो ना। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से है कि मेंडल ने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किया तो उसमें किसको स्टडी किया, हाइट को, कि हम कौन कौन सी हाइट वाले प्लांट्स को जो है एक साथ उनका क्रॉसिंग कराएंगे तो कौन सा जो है ना ज्यादा हाइट वाले कम हाइट वाले प्लांट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मेंडल का बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, और सबसे पहले मेंडल एक्सपेरिमेंट में हम इसको जो है ना 2 पार्ट में होगा। जैसे ये वाला देखो, ये आपका F2 जनरेशन के लिए है, और ये वाला जो हम पढ़ेंगे ये F1 जनरेशन के लिए, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हम बात करेंगे F1, दैट मींस फर्स्ट जनरेशन में क्या किया मेंडल ने। तो मेंडल ने 2 प्लांट लिए, एक ये वाला प्लांट लिया, ठीक, मेंडल ने एक ये वाला प्लांट लिया, वेट फॉर अ मिनट, चलिए मेंडल ने एक ये प्लांट लिया और एक दूसरा ये वाला प्लांट लिया, ठीक। ये है प्योर टॉल। इसके पास प्योर टॉल का मतलब है कि इसके पास जो दोनों एलील्स हैं वो टॉल वाले हैं। कैपिटल टी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो टॉल है वो डोमिनेंट है। इसके बाद दूसरा प्लांट लिया वो था प्योर शॉर्ट, दैट मींस इसके पास दोनों एलील हैं वो ओनली शॉर्ट वाले हैं। इसकी क्रॉसिंग कराई तो सबसे पहले क्या मिला कि भाई टॉल के साथ अगर आप क्रॉसिंग कराएंगे तो कैसे बनेगा। अब देखो टॉल ये वाले टॉल के साथ तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। दूसरा पेयर क्या पॉसिबल है, ये टॉल इस टॉल के साथ रिलेट करेगा, मतलब क्रॉसिंग करेगा। फिर इसके बाद ये इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। फिर ये इसके साथ दूसरे वाले के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर जो चारों केस जो बन रहे हैं ये चारों केस में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल टी, टॉल को कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल टी। तो अब ये देखो कि डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट है कैपिटल टी, रिसेसिव कौन है, रिसेसिव है स्मॉल टी। तो अब ये देखो कि कैपिटल टी स्मॉल टी यदि साथ साथ लिखे हैं तो खुद को रिप्रेजेंट कौन करेगा, खुद को एक्सप्रेस कौन करेगा। तो आप जानते हो कि कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस करेगा। ये 4 पेयर बना दिए ना अपन ने, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 4 पेयर बनाए तो खुद को ये चारों के पास हर किसी में डोमिनेंट है, ठीक है ना, कैपिटल टी है। तो कौन सा ट्रेट सामने नजर आएगा। अब आप देखो इन प्लांट्स के पास दोनों कैरेक्टर हैं, एक लॉन्ग हाइट वाले भी एक शॉर्ट हाइट वाले भी, लेकिन कौन शो हो रहा है, कौन एक्सप्रेस हो रहा है, तो
टॉल हाइट वाला, ठीक है ना, मतलब लॉन्ग हाइट वाला, समझ गए। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट है वो कैसे मिले, टॉल मिले, बिकॉज इनके पास क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक। नाउ अब इसके बाद क्या किया कि इन दोनों में से जैसे मान लीजिए टॉल एंड शॉर्ट की क्रॉसिंग कराई तो हमें मिला सारे के सारे टॉल, लेकिन इनके पास रिसेसिव फॉर्म में शॉर्ट के एलील या शॉर्ट के जीन्स हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, अब इन दोनों का जो रिजल्ट है F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी है, F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी है, इनको आपस में क्रॉस करा दिया, कोई भी दो प्लांट डाली इनको आपस में क्रॉस करा दिया। इसके बाद क्या मिला, लेट्स से हमने जो है ना इसको और इसको क्रॉस कराया। अब देखो ट्रेड्स कैसे बनेंगे, तो कैपिटल टी एक बार कैपिटल टी के साथ कैपिटल कैपिटल, एक बार इसका और इसका जो है ना कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल स्मॉल टी, एक बार इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी, जिसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देते हैं। इसके बाद एक बार इसका और इसका बनेगा तो स्मॉल टी। गॉट माय पॉइंट। तो आपको क्या होगा भाई, देखो ये जो तीन केस बन रहे हैं ना, इन तीनों केसेस में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट मतलब टॉल हाइट वाली। तो जो तीन केस बनेंगे ना, ये 1 2 3, इनमें दोनों टाइप के एलील हैं, लेकिन खुद को एक्सप्रेस कौन कर रहा है, डोमिनेंट वाला कैपिटल टी। तो तीनों की जो है ना बड़ी हो जाएगी, जबकि चौथा वाला जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है आपका स्मॉल टी वाला। तो चार में से जो एक प्लांट होगा उसकी हाइट कैसी होगी, शॉर्ट होगी। कैसी होगी, शॉर्ट। तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर एक जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि दो वर्ड होते हैं, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। इनके एलील्स का कॉम्बिनेशन कैसा है, इनके एलील का कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, जीनोटाइप। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, जीनोटाइप। ये स्मॉल टी क्या है, जीनोटाइप, ठीक। और दूसरा है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, क्या, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो आपको समझना है कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, ये है जीनोटाइप, जबकि ये जो टॉल है शॉर्ट है ये क्या है, ये है इसका फिनोटाइप, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं इसका जीनोटाइप का रेशियो निकालूंगा तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा भाई, जीनोटाइप का रेशियो अगर मैं निकालता हूं तो आपको यहां पर 3:1 का रेशियो मिलेगा। ऐसा मिलेगा 3:1, डोमिनेंट रेशियो रिसेसिव है, ठीक है ना। और यहां पर देखो अगर मैं रेशियो निकालूंगा फिनोटाइप का तो टॉल कितना है भाई, 3 है, एक कितना है, ये आपका शॉर्ट या फिर ड्वार्फ रह गया, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए मेंडल ने जो है सेकंड एक्सपेरिमेंट किया डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई पहले किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट मींस ओनली हाइट को स्टडी किया। अब सीड के शेप एंड कलर के ऊपर स्टडी होगी एक साथ, तो हम इसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नाउ ध्यान समझना कि एक्चुअल में क्या है कि अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं। तो मेंडल ने राउंड येलो सीड लिया एक, और एक रिंकल्ड, दैट मीन मुरझाया हुआ है ना, सुकड़न दिया जाती है, रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया। इन दोनों की क्रॉसिंग कराई। इसमें देखो दो कैरेक्टर हैं, एक तो राउंड है येलो है, रिंकल्ड है ग्रीन, दैट मीन शेप एंड कलर दोनों का एक साथ ले रहे हैं। इन दोनों की क्रॉसिंग कराई और उस क्रॉसिंग के बाद जो रिजल्ट मिला वो कुछ ये था। समझाते हैं कैसे, पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। राउंड को रिप्रेजेंट किया था कैपिटल आर से, येलो को रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल वाई से। अब देखो राउंड और येलो यदि किसी के साथ आएंगे ना तो ये डोमिनेंट होंगे, कैपिटल में लिखा है, बाकी सारे रिसेसिव होंगे। रिंकल्ड को, दैट मींस जो सुकड़ी हुई जो पी को रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से, एंड स्मॉल वाई को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इससे, ठीक है ना, ग्रीन कलर को, ठीक। अब इनके जो गेमेट्स बनेंगे, लेट्स अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखो आपको समझाता हूं सारी चीज। जैसे मान लीजिए कि यदि मेरे पास कैपिटल आर वाई ये वाला सीड है, दोनों कैपिटल हैं, और ये वाला सीड है, ये स्मॉल आर, ठीक। नाउ अब अगर आप यहां चेक करो कि भाई कैपिटल आर राउंड एंड रिंकल्ड, इसने इसके साथ पेयरिंग की और इसने इसके साथ पेयरिंग की, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है अपना चारों केस में, ठीक। अगर ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो सीड का फिनोटाइप कैसा होगा, दैट मीन फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, राउंड या रिंकल्ड। तो देखो डोमिनेंट कौन है, राउंड, तो राउंड में होगा। एंड येलो या ग्रीन, डोमिनेंट कौन है, येलो। तो आपको इन दोनों की क्रॉसिंग अगर कराते हैं तो कितना एस्टॉनिशिंग रिजल्ट मिलता है ना, कि येलो कलर का और राउंड सीड आपको मिलेगा। आगे बढ़ते देखो आपको एक और चीज बताऊं आगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये गेमेट्स हैं, ठीक है। नाउ देखो सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन, फर्स्ट वाली जनरेशन है, हमने कहा कि भाई ये आपका आर वाई, ये स्मॉल वाई से अगर हम जो है ना क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो हमने जो है ना एक टाइप को, जैसे मान लीजिए ये वाला जो टाइप है, ठीक,
एक टाइप को जो है यहाँ पे लिख दिया और दूसरे टाइप ऑफ जो है ना सीड को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आर का स्मॉल आर पहले वाला, फिर आर ये आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और आप देखेंगे कि बार बार जो हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो यही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक केस में डोमिनेंट तो आ ही रहा है। ठीक, ये ठीक। नाउ अब देखो, आप ये देखो कि फिनोटाइप कैसा होगा, राउंड होगा, बिकॉज हर एक में जो राउंड डोमिनेंट है और येलो कलर का। अब हमने क्या किया, F1 जनरेशन में ये रिजल्ट मिला। अब F2 जनरेशन के लिए एक इसको उठा लिया, एक इसको उठा लिया, कोई भी दो उठा लिया। ठीक है, अब इन दोनों का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो क्या हुआ कि भाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर दूसरा वाला लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक, इस तरह से। अब अगर इसका मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा गेमेट्स, तो कैसे बनेंगे, कैपिटल आर इसका इसके साथ ये। ठीक है, नाउ कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन इसका इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन इसका इसके साथ तो स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइड मैंने ये लिख लिया, ठीक, और एक साइड मैंने दूसरे वाले जनरेट, इसके भी चार बनेंगे ना, इसके भी चार बनेंगे, ये लिख लिया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसका इसके साथ, ठीक है, फिर इसका इसके साथ, ठीक, फिर इसका इसके साथ करोगे और फिर इसका इसके साथ करोगे, तो आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ये कॉम्बिनेशन। इसी तरह सेकंड वाले को तो आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो फिनोटाइप जो हो रहे हैं या जो जीनोटाइप जो हो रहे हैं, इनका आपको रेशो बताना। तो सबसे पहले जैसे मान लो अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कहीं पे, तो आप ये बताओ कि कैसा फिनोटाइप होगा, कैसा दिखेगा। तो भाई राउंड डोमिनेंट है, प्रेजेंट है, तो राउंड तो दिखेगा ही। येलो, राउंड येलो, राउंड राउंड, इन दोनों में कैसा बन रहा है भाई, रिंकल्ड के साथ राउंड है, डोमिनेंट, तो राउंड तो दिखेगा, लेकिन यहां पर कलर में येलो दिखेगा बिकॉज येलो प्रेजेंट है। अब इसमें देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो अब इसमें डोमिनेंट, कलर का डोमिनेंट नहीं है ना, तो यहां पर क्या हुआ कि भाई रिंकल्ड ही हो गया। ठीक, मतलब राउंड वाला प्रेजेंट होता तो ये राउंड, तो फिर ये राउंड ही बनता। यहां पर राउंड प्रेजेंट नहीं है, ओनली रिसेसिव ट्रेट है, तो यहां पर रिंकल्ड और ये येलो। इस तरह से आप अगर इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको यहां पर जो है नजर आएगा कि यहां पर राउंड एंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, अगर हम इस तरह से जो है करते हैं तो आपको ये जो रेशियो मिलेगा 9:3:3:1। ठीक है, तो ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, फिनोटाइपिक रेशियो है ये। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए मेंडल ने अपने रिजल्ट्स की, अपने एक्सपेरिमेंट्स की जो समरी दी वो कुछ इस तरह 3 पॉइंट्स में दी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, आपको समझना होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस का है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब आप समझ गए ना कि भाई डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स में से सिर्फ डोमिनेंट ट्रेड खुद को एक्सप्रेस करेगा, या फिर कहें कि डोमिनेंट ट्रेड ही जो होगा, डोमिनेंट अलील जो होगी वो ट्रेड को कंट्रोल करेगी, जबकि रिसेसिव क्या होगा, हिडन रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि भाई देखो हमने जो है ना ये दो टाइप के सीड को जो है ना क्रॉसिंग कराई, इसके बाद आप देख रहे हो कि हर तरह का जो है आपको पेयर देखने को मिल रहा है। राउंड देखो, रिंकल्ड ग्रीन मिल रहा है, रिंकल्ड येलो मिल रहा है, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो। तो समझ रहे हो ना कि आपको हर तरह का जो पेयर है वो देखने को मिल रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है सारा का सारा कैसा है, ये जो शेप है, शेप और कलर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा कि भाई शेप एंड कलर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा कि भाई राउंड होगा तो भाई येलो ही होगा, राउंड होगा तो ग्रीन ही होगा। ठीक, तो ये क्या भाई रैंडम यहां पर अरेंजमेंट हो जाता है, पेयर्स ऑफ जीन्स सेग्रीगेट इनटू गैमेट्स रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली। क्लियर। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे तो आपको यहां पर समझना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप लिखिए कि ओनली वन टाइप ऑफ, ओनली आप इसको ध्यान ना भी दे फिर भी चलेगा, ओनली वन टाइप ऑफ ट्रेट कैन बी, या ओनली वन टाइप ऑफ ट्रेट कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, आप इसी को बोल सकते हैं कि ओनली वन टाइप ऑफ एलील कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, एलील। ठीक, समझ गए आपको। कैसे, मान लीजिए कि भाई टॉल एंड शॉर्ट ये दोनों हैं एक जीन के पास, लेकिन वो सिर्फ एक को ही रिप्रेजेंट कर पाएगी, एक्सप्रेस कर पाएगी। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस की, आराम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन मत लेना कि सेक्स डिटर्मिनेशन मींस कैसे डिटरमाइन होगा कि जो ऑफस्प्रिंग है मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए आपको समझना होगा ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट मींस टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं।
ठीक ना। अब इस 23 पेयर में से 22 पेयर्स को हम कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम ऑटोसोम का कोई भी काम नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन में। 23rd जो पेयर होता है, ये 23rd पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स होगा मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक, आपको समझना है कि फीमेल के अंदर 2 एग बनेंगे। ठीक, 2 एग बनेंगे। क्लियर है नाउ। मेल के अंदर ओनली स्पर्म बनेंगे, स्पर्म्स। ठीक है, मेल के अंदर ओनली स्पर्म बनेंगे। ठीक, इसके अंदर फीमेल के अंदर एग्स बनेंगे, 2 एग बनेंगे और मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे। ठीक नाउ, चलिए आगे बताते हैं आपको कि जो क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर वो ओनली XX क्रोमोसोम होते हैं। हम इसको परफेक्ट पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट पेयर। ठीक है, जबकि मेल के पास आधे स्पर्म सेल के पास होंगे, या फिर कहूं आधे स्पर्म के पास होंगे एक्स क्रोमोसोम, और इसके पास आधे के पास होंगे वाई क्रोमोसोम। तो उसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट या फिर मिसमैच्ड पेयर। ठीक है, मिसमैच्ड पेयर। आपको बता दें कि ऑफस्प्रिंग मेल या फीमेल होने वाला है, इसमें टोटली डिपेंडेंट होते हैं मेल की क्रोमोसोम, बिकॉज फीमेल के पास तो XX है ओनली। ठीक, तो फीमेल के पास जो X होंगे उसके पास होगा X एंड दूसरे एग के पास भी होगा X, जबकि मेल के पास आधे स्पर्म के पास होंगे X क्रोमोसोम, आधे कैरी करेंगे Y क्रोमोसोम। अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर क्या होगा? कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? यदि X एंड X मिलता है, यदि ये जो एग है, देखो यहां पर जो है ये भी X है ये भी X है, तो किसी को भी समझ लो। यदि स्पर्म सेल X वाले स्पर्म सेल X से मिलके बनेंगी तो XX बनेगा। ठीक, XX, तो XX जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसके कारण जो है फीमेल होगी। क्या होगी? फीमेल बर्थ होगा। ठीक नाउ, अगर यदि ये X और Y, X एंड Y यदि जो है मीट कर गए तो फिर जो फीमेल तो फिर क्या होगा? XY में ये जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा, उसका सेक्स क्या होगा? मेल। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर टोटली डिपेंड करने वाला है कि किस तरह से यहां पर जो गेमेट्स की मीटिंग हो रही है। समझ रहे हो ना? यदि ये इसका X इसके X से जाकर के मिलता है तो फिर क्या होगा? फीमेल। एंड यदि इसका Y इसके X से जाकर के मिलता है तो XY बनेगा, जिसको हम कहेंगे मेल। बड़ा आसान है। हाँ, तो यहां पर वैसे तो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स ही प्रोसेस है बॉडी के अंदर, लेकिन कम से कम जितना हमें समझना उतने के लिए बड़ा ही आसान है। तो यहां पर जो है ना आपको इवोल्यूशन को हटा दिया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इतना काम करना है कि एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल हो पाई। इसके साथ साथ अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कम से कम अपने 2-4 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट आपकी भी कंट्रीब्यूशन उस चैनल की ग्रोथ में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।